हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर टाइमंड एंड मैं बात करता हूं स्ट्रेंज डार्क मिस्ट्री एंड हॉरर केसेस के बारे में। तो अगर ये आपका जॉनर है तो प्लीज़ बने रहिए। आज की जो स्टोरी है उससे आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों आपको कभी भी विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए एंड वो उसका कोर्स पूरा होते ही उसको छोड़ भी देना चाहिए। बात है अर्ली 1900s की। उस टाइम पे एक बंदा हुआ करता था इबन बायर्स नाम से। इबन बायर्स के काफ़ी एडमायरर्स भी थे एंड बहुत से लोग उसे जलते भी थे। इबन बायर्स का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में हुआ था। इबन ने अपनी ग्रेजुएशन येल यूनिवर्सिटी से की थी, जो कि उस टाइम पे एंड अभी भी काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। एंड इबन के दोस्त एंड उसकी फैमिली की माने तो वो काफ़ी हैंडसम था। सो उसकी ग्रेजुएशन होने के बाद इबन ने कोई भी जॉब सर्च नहीं करी क्योंकि उसकी खुद की फैमिली इतनी काफ़ी रिच थी। तो इबन ने एक्चुअली में अपना टाइम गोल्फिंग में देना शुरू कर दिया था, जो कि उसका पैशन भी था। और धीरे धीरे गोल्फिंग में उसकी स्किल्स इतनी अच्छी हो गई थी कि वो एक वर्ल्ड क्लास गोल्फर बन गया था। यहाँ तक कि वो 1906 में यूएस ओपन का एमेच्योर टूर्नामेंट भी जीत गया था, जो कि दुनिया का बिगेस्ट एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट है। एंड मोस्टली जो भी ये टूर्नामेंट जीतते हैं वो प्रोफेशनल गोल्फर्स बन ही जाते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली एबन वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल गोल्फर बन ही जाता, बट उसके फादर ने एबन को बेसिकली अपना पूरा बिजनेस, जो कि मेटल वर्किंग का बिजनेस था, वो उसको हैंड ओवर कर दिया। ये वही बिजनेस था जिसकी वजह से आज उनकी फैमिली इतनी रिच थी। सो एबन अपनी गोल्फिंग को अब साइड में रखता है एंड फुल्ली इस कंपनी का खुद का चेयरमैन बन जाता है एंड पूरी तरीके से अपना टाइम इस कंपनी को देने लग जाता है। एंड एबन को भी देख के बहुत खुशी होती है कि पहले वो अगर रिच था तो आज वो इतना और ज़्यादा रिच हो गया है एंड उसको किसी से पैसे के लिए पूछना नहीं पड़ता, पूरा का पूरा पैसा उसी का है। और जैसे ही एबन के पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लग गया, उसने पूरी कंट्री में लग्जरी अपार्टमेंट्स, लग्जरी फार्म्स लेने शुरू कर दिए और उसने बहुत सारे बड़े बड़े हॉर्स टेबल्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में एंड यूएस में थे, वो लेने शुरू कर दिए थे। और उसने बेसिकली एक पूरा का पूरा एक लग्जरी बॉक्स, जो कि एक फोर्ब्स फील्ड में था, वो भी खरीद लिया था। ये वो जगह थी जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टीमें बेसबॉल खेला करती थी। और इसके साथ साथ एबन, क्योंकि वो काफ़ी रिच था एंड वो खुद एक कंपनी का चेयरमैन था, तो वो काफ़ी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल से रोज़ मिलने लग गया। जैसे कि कोका कोला कंपनी के सीईओ से एंड चेयरमैन से भी मिला एंड इसी तरीके से काफ़ी सारे चेयरमैन एंड सीईओ से मिलने लगा। एबन की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा एंड हरा भरा होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ये सब चला अंटिल 1927। ये साल एबन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। अब तक एबन 47 ईयर्स का हो चुका था। एबन अपने काम में काफ़ी थक भी चुका था, तो वो एक ब्रेक लेना चाहता था। इसलिए एबन 1927 में अपने येल यूनिवर्सिटी में होने वाले फुटबॉल मैच को देखने के लिए एक ट्रेन पकड़ता है। वो गेम देखता है, उसको काफ़ी मज़ा आता है, फिर वो वापसी की तैयारी करना शुरू कर देता है। फिर से वापसी में एक ट्रेन पकड़ता है और जो ट्रेन राइड थी वो काफ़ी लॉन्ग थी, यानी कि 12 घंटे की। तो ऑब्वियसली एबन ने एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक करी थी। उस टाइम में फर्स्ट क्लास में बंक बेड्स हुआ करते थे, बहुत ही लग्जरी बंक बेड्स हुआ करते थे, जहाँ बेसिकली पैसेंजर के सोने के लिए पूरा इंतजाम होता था। तो एबन वहाँ से वापस आते हुए जिस ट्रेन में चढ़ता है वो उसके टॉप बंक में चढ़ जाता है एंड वो सो जाता है। एंड कुछ घंटों बाद ही एबन सोते सोते ही अपने बेड के साइड वाले हिस्से में आ जाता है एंड वो वहाँ से धड़ाम से नीचे गिरता है। तो एबन जब गिरता है तो वो बेसिकली लेफ्ट शोल्डर पे लैंड करता है और वो नींद से उठ जाता है। और एबन सीधे से जल्दी खड़ा होता है, वो यहाँ का ये हिस्सा दबाता है क्योंकि उसको यहाँ बहुत ही जोर का पेन होने लग गया था। वो अपना हाथ हिला के देखता है कि शायद थोड़ा दर्द सही हो जाए, लेकिन वो दर्द तभी जाता नहीं। तो वो सोचता है शायद थोड़ी सी ब्रूजिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। तो ये सब सोचते सोचते वो वापस अपने टॉप बंक पे चढ़ जाता है एंड वापस सो जाता है, जबकि उसको पेन अभी भी हो रहा था। और जब ट्रेन पिट्सबर्ग स्टेशन में पहुंचती है तो वो नींद से उठता है, तो वो ये पाता है कि वो पेन उसको अभी भी काफ़ी ज़ोर से हो रहा है, वो पेन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो एबन बेसिकली पहले अपने घर जाता है, वहाँ लगेज रखता है एंड सीधे अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के यहाँ चले जाता है। वो अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से ही पूछता है कि उसके यहाँ पर एक बहुत ज़ोर का शूटिंग पेन हो रहा है, क्या वो इस पेन के लिए कुछ दवाई या फिर मेडिकेशन दे सकता है, क्या वो कुछ कर सकता है इसके रिगार्डिंग। वो फिजिकल थेरेपिस्ट बेसिकली एबन को एग्जामिन करता है और वो ये पाता है कि कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज एंड बोन डैमेज तो नहीं हुई है एंड कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, पर सिंस तुम्हें काफ़ी पेन है तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अभी अभी मार्केट में एक नई ड्रग आई है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड काफ़ी रेयरली मिल रही है इस टाइम पे, बट क्योंकि तुम काफ़ी रिच हो तो तुम शायद अफोर्ड कर सकते हो। तो इस ड्रग का जो नाम था वो बेसिकली रेडिथॉर था। उसने बताया कि रेडिथॉर बेसिकली
बॉडी पेन या एक्स के लिए यूज़ होता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में कहीं पेन हो तो उसके लिए यूज़ होता है, और इसके साथ साथ वो एक बहुत ही बिग एनर्जी बूस्ट भी देता है। तो बेसिकली तुम ये ट्राई कर सकते हो, बोलो मैं प्रिस्क्राइब करूँ तुम्हारे लिए। एवन ये बात सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि वो कोई नई हेल्थ टॉनिक यूज़ करने वाला है। वो बोलता है या लेट्स डू इट। तो थेरेपिस्ट उसको वो प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। एवन वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है और सीधे ड्रग स्टोर में चले आता है एंड वहाँ से रेडिथॉल ले लेता है। जो वो रेडिथॉल लेता है वो लगभग 28 ग्राम की होती है, 28 से 30 ग्राम की। और जैसे कि इसको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, वो बेसिकली एक स्पून फुल लेता है एंड उसको पी लेता है। और जैसे ही वो इस दवाई को लेता है उसको एक ऐसा एनर्जी बूस्ट मिलता है, उसका सारा दर्द चले आता है। तो बेसिकली थेरेपिस्ट ने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही होता है। तो एबन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है एंड काफ़ी हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसका पेन चला गया एंड उसको अब सब कुछ अच्छा लगने लग गया है। बेसिकली जो भी चीज़ को डर लगती थी वो उसको काफ़ी अच्छी लगने लग गई। तो अगले कुछ दिनों तक जितना उसको प्रिस्क्राइब करा था वो उतना ही स्पून फुल लेता था उस दवाई को और रोज़ पीता था, और रोज़ को काफ़ी अच्छा लगने लग गया। रोज़ वो काफ़ी बेटर होने लगा, और बेटर एंड मोर बेटर। और यहाँ तक कि सिर्फ उसका पेन नहीं खत्म हुआ था, उसको ऐसा लगने लगे था वो ज़्यादा खुश रहने लग गया है अब, और वो काफ़ी ज़्यादा और मोर फिट है। अब उसको ऐसा लगने लग गया कि अब जैसे सच में वो ज़िंदगी जी रहा है। और वो सारी की सारी जितनी फीलिंग्स उसको हो रही थी वो उसका पूरा श्रेय उस टॉनिक को दे रहा था जो वो पी रहा है। तो वो दिन प्रतिदिन इस टॉनिक को और लेने लग गया जहाँ तक कि उसको प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट था वो उससे कहीं ज़्यादा लेने लग गया। और ये हद उसकी तब पार हो गई थी जब वो एक दिन में रेडिथॉर की 3 बोतल्स ख़त्म कर दे रहा था। एंड वो लगभग ऐसा हर दिन करता रहा एंड ऐसा कई सालों तक चलता रहा जब तक कि उसका जबड़ा गिर नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उसका जबड़ा 1931 में पूरा गिर गया, यानी टूट गया। ये बात है 1931 की, जब उसका खुद का जबड़ा एकदम से अपने स्कल से टूटकर यहाँ से टूटा एंड यहाँ पर लटक गया था। एंड ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था, आ रहा हूँ दोस्तों, आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि रेडिथॉर एक रेडियो एक्टिव वाटर था। बात ये कि दोस्तों जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम होता है उसमें हाई क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कि रोग निवारक, एंड जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। एंड इसलिए 1900 के समय ऐसे काफ़ी सारे ड्रग्स इन्वेंट हुए थे एंड मैन्युफैक्चर हुए थे जिसमें बेसिकली रेडियम पाया जाता था एज अ मेन इंग्रेडिएंट। एंड रेडिथॉर भी वही चीज़ थी। रेडिथॉर लिटरली बस एक वाटर था जो कि रेडियो एक्टिव रेडियम से मिला हुआ था। तो लगभग 3 साल के पीरियड में एबन ने 1400 बॉटल्स रेडिथॉर की ख़त्म कर दी थी। एंड इसलिए आखिरकार एबन की बॉडी डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसके बाद सबसे पहले एबन अपने जॉ का इलाज करवाता है एंड बेसिकली लोअर जॉ को सर्जिकली रिमूव करवा देता है। एंड सिर्फ लोअर जॉ ही नहीं, थोड़ा सा अपर जॉ भी काटा जाता है। एंड इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, उसकी पूरी की पूरी बॉडी बेसिकली टूटने लग जाती है, यानी कि डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है। आते हैं बिल्कुल 1931 में, जब तक लोगों को इस डेंजर के बारे में पता लगने लग गया, लोगों को रेडिथॉर के बारे में पता लग गया, और खासकर कि रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पता लगने लग गया था। एंड जब तक ये खबर सब लोगों तक पहुंच पाती 1931 में, यानी कि लगभग सारे न्यूज़पेपर से तो कवर कर रहे थे स्टोरी को, तब तक एबन काफ़ी बेड रिडन हो चुका था, वो काफ़ी वीक हो चुका था एंड बेसिकली वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। एंड सिर्फ यही नहीं, उसके अंतिम समय में उसके खुद के स्कल में काफ़ी होल्स होने स्टार्ट हो गए थे। बेसिकली उसका स्कल भी अब डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि वो होल्स इस तरीके के थे कि उसका ब्रेन वहाँ से दिख रहा था। एंड आखिरकार 1932 में एबन की मृत्यु हो जाती है। एंड जब एबन को दफनाया जाता है तो उसकी बॉडी को बेसिकली एक लेड लाइन कॉफिन में रखा जाता है एंड उसको ऐसे कॉफिन में रख के ही दफनाया जाता है ताकि उसकी बॉडी से कोई भी रेडिएशन अगर निकल रही हो तो वो ये कॉफिन एब्जॉर्ब कर ले। एबन के मरने के 33 साल बाद 1965 में साइंटिस्ट उसकी कब्र वापस खोद के निकालते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं, वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या उसकी बॉडी अभी भी रेडिएशन एमिट कर रही है, और उन्होंने ये डिटरमिन करा कि हाँ, उसकी बॉडी अभी भी रेडिएशन एमिट कर रही थी, वो भी वही सेम लेवल का रेडिएशन जब एबन मरा था। एंड इसके पीछे काफ़ी साइंटिफिक रीज़न ये है कि रेडियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। तो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है जब सब्सटेंस की इनिशियल वैल्यू के 50% की वैल्यू पहुंच जाए, या फिर जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी वो घट के 50% तक आ जाए, तो जितना टाइम उसमें लगा है, जितने साल उसमें लगे हैं, वो होता है हमारा हाफ लाइफ। तो जी हाँ दोस्तों, एबन की बॉडी अब आने वाली कई सेंचुरीज तक रेडिएशन एमिट करती रहेगी। तो दोस्तों,
अब मैं जो आपको फ़ोटो दिखाने वाला हूँ वो तब की है जो एबन के मरने से पहले की थी, जब उनका जॉ बेसिकली सर्जिकली रिमूव हुआ था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवा या ड्रग्स ना खरीदें। एंड जितनी आपको प्रिस्क्राइब अमाउंट दी गई है, जितने दिन का आपको डोज दिया हुआ है, सिर्फ वही पूरा करें। सही टाइम पे दवाई लें, अपनी थिंकिंग से ना चलें, जितना डॉक्टर ने बोला है सिर्फ उतना करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको मेरे काम में क्या पसंद आया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, नेक्स्ट टाइम।